प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं 1 मिनट आप लोगों को लेक्चर शुरू करता हूं। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। हम लोग आज कला शरीर पे बात करेंगे विस्तार से। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। 1 मिनट बस रुक जाइए। सब लोग तब तक ज्वाइन भी हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक चीज दिखाना है। और आप लोग ना जो भी पेशेंट देखते हैं, आप लोग का जो भी अनुभव रहता है वो यहाँ पर जरूर सब लोग के सामने आप लोग बता सकते हैं। मैं कला शरीर पे विस्तार से आप लोगों को कुछ बात बताने वाला हूँ। और आप लोग ना ये जो मैं पढ़ाता हूँ, अगर आपको मेरी बात कुछ समझ नहीं आती है तो आप लोग जरूर उसको बताइएगा कि मैं उसको और सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। चलिए हम लोग 1 मिनट बस मुझे टाइम दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सेटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग कला शरीर पे विस्तार से बात करने वाले हैं। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन भी दे देता हूँ और कुछ लोगों को को होस्ट भी बना देता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ ना, तो आप लोगों को अगर कुछ भी बात बोलनी है तो आप लोग बोल सकते हैं। थोड़ा सेटिंग में प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। रागादिरोगान सततानुशक्तान अशेष काय प्रसुतान शेषान औत्सुक्य मोहात इदा जगानम यो अपूर्व पूर्वाय वैद्याय नमो अस्तु तस्मै। तो मैं यहाँ पर सभी जो हमारे आचार्य हुए हैं, जो राग और द्वेष मोह इन सब से दूर है और वो पहले जो हो चुके हैं और दुनिया का कल्याण करने के लिए उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान हमको दिया, उनको मैं प्रणाम करके कला शरीर के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। हम लोग जब प्रैक्टिस में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का अध्ययन करते हैं, क्योंकि सब लोग चरकेस्तु चिकित्सित है जब हम करते हैं, और शारीरेतु सुश्रुतः। तो शारीर हम सुश्रुत संहिता का यूज करते हैं और चिकित्सा स्थान चरक का करते हैं। तो इनमें अगर हम तुलनात्मक अगर अभ्यास करें तो हमें ये ज्ञात होगा कि चरक संहिता में स्त्रोतस के बारे में ज्यादा विस्तृत रूप से बताया गया है। और स्त्रोतस का शारीर मतलब एनाटॉमी वो ज्यादा बताया गया है। और लॉजिकल थिंकिंग उन्होंने चरक संहिता में ज्यादा अच्छे से बताया है। अगर हम लोग सुश्रुत संहिता देखेंगे तो वहां पे कला शारीर का ज्यादा विचार किया गया है। क्योंकि जो सुश्रुताचार्य हैं वो डाइसेक्शन करते थे, शव विच्छेदन करते थे और प्रैक्टिकल का विचार करते थे। वो अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा किस तरह से प्रैक्टिकली कोई भी चीजें दिखाए उस पे ध्यान देते थे। और उस हिसाब से चिकित्सा भी बोलते थे। मतलब काय चिकित्सा भी करना है तो सुश्रुत प्रैक्टिकली दिखा के तब करते थे। और दूसरा क्या है कि शल्य चिकित्सा भी करना है तो सिरा कहाँ है, धमनी कहाँ है, स्नायु कहाँ है और अपने मज्जा तंतु कहाँ है उसको ध्यान में रखते हुए, मर्म प्रदेश कहाँ है उसको ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करते थे। चरकाचार्य जी अनुमान प्रमाण को ध्यान में रख के ज्यादा चीजें बताए हैं। सब सिद्धांत जैसे बताए कि सामान्य विशेष सिद्धांत, फिर पांच भौतिक सिद्धांत, जो भी सिद्धांत बताए वो ज्यादातर लॉजिकल थिंकिंग पे है। सुश्रुताचार्य जी प्रैक्टिकल पे, प्रत्यक्ष पे ज्यादा ध्यान देते हैं।
अगर हम लोग देखेंगे सुश्रुत संहिता, तो कला शरीर पे विस्तार से बताया गया है। चरक में भी एक जगह बताया है, श्लेष्मल त्वचा, श्लेष्मल अवयव, वो बताया है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, वो स्त्रोतस पे बात करते हैं। क्यों बात करते हैं, और सुश्रुताचार्य जी कला पे क्यों करते हैं, इस पे हम और अभी बात करने वाले हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि चरक और सुश्रुत जी हैं, आचार्य दोनों हैं, ग्रंथकार हैं, तो जो भी ग्रंथों में श्लोक लिखे हैं वह नाप तौर का लिखा है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखा है उन्होंने, इधर उधर का नहीं लिखते हैं, जो चीज जरूरी है वही बताते हैं। फिर सुश्रुत ने कला के लिए एक अध्याय पूरा लिया है और पूरा विस्तार से कला पे बताया है। चरक ने स्त्रोतस के लिए एक अध्याय लिया हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि चरकाचार्य जी स्त्रोतस का जब विचार करते हैं तो वह पोषण करने के हिसाब से बताते हैं कि शरीर को जो पोषण करता है उस हिसाब से, जो मतलब पोषण नरिशमेंट करता है उस हिसाब से स्त्रोतस को अच्छे से विस्तार से उनको बताना है। और निदान पंचक कैसे करना है, स्त्रोतसों को कैसे देखना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है। और उसी तरह से जो सुश्रुताचार्य जी हैं, वह, उनका काम जो है वह सर्जरी करना है, चिकित्सा तो करना ही है लेकिन सर्जरी करना है। तो वह जो भी बताते हैं, तो कला का जो विषय है या फिर जो आम दोष है, विष है, अगत तंत्र है, उस पे वो सुश्रुताचार्य जी बताते हैं। दोनों आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, लेकिन दोनों का सोच जो है, चिकित्सा करने का पद्धति है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सुश्रुत के जो विचार है उसमें जो कला बताया है वह कला से किस तरह से हम मेडिसिन पहुंचाए, कला का क्या उपयोग करें, उस तरह से बताया है। चरकाचार्य जी का सिद्धांत है कि स्त्रोतसों पे कैसे काम किया जाए, स्त्रोतस दुष्टि के कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, और उसकी चिकित्सा किया जाए, उस तरह से चिकित्सा करते हैं। सुश्रुताचार्य जी अगर हम लोग देखें, तुलनात्मक अभ्यास करें, तो इमरजेंसी पे ज्यादा काम करते हुए दिखाई देते हैं। विष की चिकित्सा ज्यादा सुश्रुताचार्य जी कर रहे हैं, चरकाचार्य जी भी करते हैं विष चिकित्सा पे, लेकिन सुश्रुताचार्य जी का जो अगत तंत्र है वो ज्यादा डीप में है। उसी तरह से आम का विचार, आम विष का विचार, ये ज्यादा सुश्रुताचार्य जी करते हैं। और सुश्रुताचार्य जी जो है वह एक ही शरीर है, लेकिन उसको और व्याधि, उसको देख के उसको अपने तरीके से ठीक करने का कोशिश करते हैं। दोनों महान हमारे आचार्य हैं। दूसरा है कि सुश्रुत का जो कला का वर्णन किया गया है, कला शरीर का, उसका हमें आगे देखना है। अगर हम लोग देखेंगे तो स्त्रोतों की संख्या चरक ने अलग बताई है, सुश्रुताचार्य जी ने अलग बताई है। तो उसी तरह से कला का विचार करें तो सुश्रुताचार्य जी ने 7 ही कला बताई है। एक विचार जब हम लोग करते हैं, तो हम लोगों ने शुरुआत में बीएमएस में एडमिशन लिया, तब हमने पढ़ा कि दोष धातु मल होते हैं। तो दोष 3 होते हैं, वात पित्त कफ। धातु 7 होते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। ये क्रम से 7 धातु दिए हैं और उसका वर्णन किया हमने पढ़ा है। स्त्रोतसों के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, तो प्राण व स्त्रोतस, अन्न व स्त्रोतस, और फिर उसके बाद में उदक, प्राण अन्न उदक, ऐसे स्त्रोतस बताएं। फिर 7 धातुओं के 7 स्त्रोतस, जैसे रसव स्त्रोतस, रक्तव स्त्रोतस, मांसव स्त्रोतस, मेदोव स्त्रोतस, अस्थिव स्त्रोतस, मज्जाव स्त्रोतस, शुक्रव स्त्रोतस, ऐसे बताएं। फिर 3 मल के 3 स्त्रोतस बताएं चरकाचार्य जी ने, जैसे पुरीश्व स्त्रोतस, मूत्रव स्त्रोतस और स्वेदव स्त्रोतस। मतलब स्टार्टिंग में दोषों के स्त्रोतस, फिर धातुओं के स्त्रोतस और मलों के स्त्रोतस, ये स्त्रोतस बताएं। आर्तव स्त्रोतस थोड़ा अलग रख दिया है। जब कलाओं का विचार कर देखते हैं हम लोग, तो कला थोड़ा सा अलग है। इसमें धातु के हिसाब से जो क्रम है वो नहीं लिया गया है। इसमें मांस धरा कला, रक्त धरा कला, मेदो धरा कला, श्लेष्म धरा कला, पुरीष धरा कला, पित्त धरा कला और शुक्र धरा कला, इस तरह से बताया है। ऐसा क्यों क्या है, तो जो सुश्रुताचार्य जी ने टीका, मतलब उनके जो टीकाकार हैं वह उत्तर अच्छे से देते हैं। वह क्या बताते हैं कि, और इसी का समर्थन अष्टांग संग्रहकार भी करते हैं, और वाग्भट जी जो हैं, जो लघु वाग्भट जी अष्टांग हृदय लिखने वाले, उन्होंने भी समर्थन किया है कला के बारे में। अब ये बोलते हैं कि पोषणे अयो क्रमम न तो धारणे ही। चरकाचार्य जी का जो मत है वो है कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये जो धातुओं का क्रम बताया है वह पोषण के हिसाब से बताया है, कि हम लोग अन्न का सेवन करते हैं, अन्न का फिर पचन होता है, फिर उससे आहार रस बनता है, फिर उसके बाद में रस धातु बनता है, फिर रक्त धातु बनता है, मांस धातु, मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये पोषण के क्रम से बताया है। तो
उस हिसाब से, और फिर केदार कुल्य न्याय से, जैसे पहले नाली में पहले पानी जाता है, फिर दूसरे में जाता है, फिर तीसरा, केदार कुल्य न्याय से पोषण होता है। इसीलिए जो आचार्य चरकाचार्य जी हैं, वह इस क्रम से बताते हैं, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र। ओज में जब ये सारे धातु कन्वर्ट होते हैं शुक्र के बाद, तो फिर ओज हमारा जो भी कार्य है वह सब करता है। कलाओं पे अगर हम लोग ध्यान दें, सुश्रुताचार्य जी का जो विशेष उस पे कार्य हुआ है कलाओं पे, तो उन्होंने क्या बोला है कि धारण काम जो है, धारण धर्म, मतलब जिसको हम लोग कुछ चीज को रो, जैसे मैंने इसमें धारण किया, पानी को धारण किया, इसमें मैंने कोई सॉलिड धारण किया, तो धातुओं का धारण करना है, वह कौन करता है? तो कला करती है, जो आधार देती है, आधारत्वेन कला, ऐसा उन्होंने वर्णन। और सब कुछ ऐसे तरह से करते हैं। तो हम लोग हैं, तब आवाज चलेगी। हेलो। हरिहर सर, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आते। नहीं आती ना? अरविंद सर को कॉल करूँ क्या? नहीं, आप मुझे होस्ट बनाइए, को होस्ट बनाइए। आप कृपया को होस्ट होस्ट बना दीजिए मुझे। अब आ गई। होस्ट बनाइए कृपया। मैं गंगवार सर, आप होस्ट हैं। डॉक्टर गंगवार सर, अगर आप सुन पा रहे हैं, जी सर। मुझे होस्ट कौन सर? बनाइए। डॉक्टर अरविंद पाठक के पास जाके होस्ट बनाइए। पार्टिसिपेंट में जाके सर। पार्टिसिपेंट में जाइए, डॉक्टर अरविंद पाठक करिए, होस्ट बनाइए। यहाँ अचानक लाइट चला गया, नेटवर्क सब चला गया। मेरे नाम के आगे होस्ट बनाइए। हाँ, थैंक यू सर। मैं आप लोगों को ये को होस्ट बना देता हूँ। अगर नेटवर्क का कभी प्रॉब्लम हो जाए
तो आप लोग ना सेशन को बंद मत करेगा, मैं ज्वाइन करूंगा अलग तरीके से, मैं मोबाइल से कनेक्ट किया हूँ। तो अभी क्या है ना, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, लाइट चला गया, यहाँ पे काट दिया गया क्योंकि गणपति का विसर्जन हो रहे हैं। चलिए, तो हम लोग चरक और सुश्रुत का पढ़ रहे थे कि चरकाचार्य जी ने पोषण के हिसाब से सारे स्रोतों का वर्णन किया है। और ये जो हमारे सुश्रुताचार्य जी हैं, वह धारण जो होता है वो कलाएं करती हैं, आधारत्वेन कला, इस तरह से बताया है। कृपया म्यूट रखिए आप लोग, खटखट आवाज आ रही है। तो सुश्रुताचार्य जी, अगर हम लोग उनका पूरा ग्रंथ पढ़ें और टीका पढ़ें तो हमें ऐसे पता चलता है कि दोनों का मत जो है, सुश्रुताचार्य जी थोड़ा प्रैक्टिकल बताते हैं क्योंकि उनको सर्जरी करना है। सर्जरी करना है तो वो अपने बच्चों को, स्टूडेंट को एक एक चीज बताते हैं, कलाएं बताते हैं, सिराएं बताते हैं, आशय बताते हैं, सब चीज बताते हैं। चरकाचार्य जी को चिकित्सा करना है, वो प्रत्यक्ष बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर पेशेंट के अंदर घुस के हम सीरा और स्नायु नहीं देखते हैं। अगर मुझे कंचन मैडम को इलाज करना है तो मैं इनका काट के सीरा और स्नायु नहीं देखूंगा, मैं दवाई दे दूंगा, उससे जो परिणाम होगा, विपाक होगा, रसवीर विपाक से मेडिसिन जाएगा, काम होगा, उससे मुझे पता चलेगा। तो बहुत जगह अनुमान का या लॉजिकल हमें थिंकिंग करना पड़ता है। चरकाचार्य जी ने धातु जो बताए हैं वह दो तरह के बताए हैं। उन्होंने ये बोला है कि एक होता है स्थायी धातु, एक होता है अस्थाई धातु। ये टीका में बोला है, चक्रपाणी जी ने टीका में बोला है। स्थायी धातु जो रहते हैं वो स्थिर धातु रहते हैं, और अस्थाई धातु रहते हैं वो अस्थिर रहते हैं। ये स्थिर, अस्थिर, स्थायी, अस्थाई क्या है, इसके बारे में मैं बताता हूं। अपने जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, मृदु अवयव हैं, वह कोष्ठ में बताए हैं। और कोष्ठ की व्याख्या क्या बताइए, स्थान्य अग्नि नाम पक्वा नाम मूत्रस्य रुधिरस्य च हृद उंडकम फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते। तो कोष्ठ का विचार जो भी किया गया है वो सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स है। सॉफ्ट ऑर्गन्स का मतलब वो क्या होता है, जो स्थायी धातु रूप में है। स्थायी धातु का मतलब क्या होता है कि वो स्थिर है, वहां पे स्थायी है, परमानेंट है। हम अगर लीवर बन गया है, यकृत बन गया है तो वो स्थायी है, फुफ्फुस बन गया है, लंग्स है, वो स्थायी है। लेकिन जो हम लोग अन्न रस खाते हैं, अन्न खाते हैं, उससे आहार रस बनता है, और आहार का ही अंश लेकर धातुएं बनती हैं, और वो अस्थिर रहती हैं, स्थिर नहीं होती हैं। जैसे कि आमाशय जो है वो एक स्थिर है, स्थायी धातु है। हृदय है, फुफ्फुस है, वो स्थायी है। सुश्रुत ने एक लेयर दिया है जिसको हम लोग कला बोलते हैं, तो यह भी क्या है, ये स्थायी है। मतलब जो हम कला बोलते हैं यह स्थायी है। आहार रस से रस धातु बन रहा है, ये स्थिर नहीं है, ये चेंज हो जाता है, रक्त में बन जाता है, तो ये स्थिर नहीं है। रोज बनता है, रोज फिर वो कन्वर्ट होता है, रोज बनता है फिर रोज कन्वर्ट होता है। लेकिन कला एक बार बन गई वो कन्वर्ट नहीं होगी। हृदय जो बन गया वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो वैसे का वैसे है, इसलिए स्थिरता रहती है उसमें, स्थायी धातु है, स्थूल रूप में वो दिखाई देता है। इसी तरह से सुश्रुताचार्य जी ने क्या डेफिनेशन दिया है, रक्त कफ प्रसादजम हृदयम, अस्त्रिजा कंडरा सिरा। फुफ्फुस के बारे में क्या बताते हैं, शोणित फेन प्रभावेण फुफ्फुसः। उंडुक के बारे में क्या बताते हैं, शोणित किट्ट प्रभावेण उंडुका। मतलब रक्त और कफ के प्रसाद से हृदय बनता है। अस्त्रिजा कंडरा सिरा, रक्त से कंडरा और सिराएं बनती हैं। फुफ्फुस कैसे बनता है, तो शोणित के फेन से, झाग से, उसके प्रभाव से फुफ्फुस बनता है। उंडुक के बारे में क्या बताते हैं, शोणित किट्ट प्रभावेण उंडुका। शोणित और किट्ट के कॉम्बिनेशन से उंडुक बनता है। ऐसा जो बताया है ये सब स्थायी धातुएं हैं। हमें जब हम बोलते हैं रस रक्त मांस वेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो हृदय भी धातु ही है, लेकिन वो स्थिर है। अस्थिर जो है वो जैसे वो जो सर्कुलेट हो रहे हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। इसी तरह से स्थायी धातु को अन्य धातु से अलग करने के लिए जो अवयव विकसित हुआ है हमारे शरीर में, उसको बोलते हैं कला। उन्होंने कहा है कि कला की कैसी उत्पत्ति होती है, तो उन्होंने बोला है कि जो क्लेद है उसमें उष्मा और वायु का संयोग होता है और प्रभाव से कला बनती है। दूसरा, कला के बारे में उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है कि धातुआ धातुआ धातु आशय अभ्यंतरम मर्यादा कला। मतलब आशय और आशयों में रहने वाली जो मर्यादा होती है, लिमिटेशन या बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री को कला बताया है।
इसी का दूसरा डेफिनेशन क्या बताया है को, तो पर्यंक, यहाँ पर धातु और उसके आगे वाली जो धातु है उसके बीच में जो बाउंड्री लाइन होती है उसको हम लोग कला बोलते हैं। सुश्रुत संहिता में हम लोग जब चौथा अध्याय शारीरिक स्थान का देखेंगे तो पहले उन्होंने त्वचाओं का वर्णन किया है, प्राणों का वर्णन किया गया है, 6 त्वचा बताई है उन्होंने, और उसके बाद कला के बारे में बताते हैं। चरक ने भी एक अवयव का वर्णन किया है, वो बोला है पिच्छा अवयव। तो और डीप में टीकाकार क्या बोलते हैं, तो वो पिच्छा अवयव है, पिच्छा त्वचा है और कला है। अगर हम डीप में अभ्यास करते हैं तो 3 अवयव बताए हैं, पिच्छा अवयव, पिच्छा त्वचा और कला, ऐसे होता है। कला जो है वो सूक्ष्म होती है, ठीक है, लेकिन वो माइक्रो लेवल पे नहीं होती है। वो एक कवर होता है, एक झिल्ली टाइप होता है, वो बहुत पतली होती है और उसको कला बोलते हैं। जब कोई ऑर्गन बनता है तो उसका सूक्ष्म धातु जब अल्पांश में रहता है तब अग्नि और वायु की क्रिया होकर वो कला बन जाती है ना, एक झिल्ली बन जाती है जो उसको कवर करती है। वह कला धातुओं को आशय से थोड़ा अलग रहती है, जैसे पक्वाशय, आमाशय, ये आशय हैं सारे। फिर पित्ताशय, आशय। और धातु जो है स्थिर धातु और अस्थिर धातु। स्थिर धातु में कैसे है कि हृदय है, फिर यकृत है, प्लीहा है, और आशय अलग है और ये चीजें अलग है, ऑर्गन अलग है और हमारे आशय अलग है। इनको अलग अलग रखती है, सेपरेट रखती है। अस्थिर धातु जो है वह इसमें सर्कुलेट होते रहता है। स्रोतों को स्रोतों से अलग जो करता है उसको हम लोग जो मर्यादा बीच में रहती है उसको हम कला बोलते हैं। पित्तधरा कला में भी सेम विचार ऐसा ही आता है, लेकिन हम उसके बारे में और आगे चर्चा करने वाले हैं। फिर इन्होंने जो क्रम दिया है, इन्होंने क्या क्रम दिया है, मांस धरा कला, रक्त धरा कला, मेदो धरा कला, श्लेष्म धरा कला, पुरीष धरा कला, पित्त धरा कला, शुक्र धरा कला, ऐसे बताया गया है। कला का स्वरूप जो उन्होंने वर्णन किया है, कल भी हमने सुश्रुत संहिता में पढ़ा था कि कला को देखने से उनके 3 प्रकार होते हैं। कला हमारे पूरे बॉडी में 3 टाइप की है। एक स्नायु रूप में है, मतलब वह कोटिंग है, स्नायु रूप में फाइब्रस स्ट्रक्चर के रूप में है। दूसरा है जरायु रूप में है, जैसे शीट लाइक, जैसे जैसे एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन होता है उस तरह से जरायु फॉर्म में है एनाटोमिकली। और एक होता है श्लेष्मल। श्लेष्मल जो है वह घन कफ है, घुटने में जो हमारे जानू के घुटने में जो रहता है, कफ का ऑर्गन रखा गया है, कफ का जो पार्ट है वो घन कफ है। हड्डियां घिस न जाए जो, जिसको हम बरसे बोलते हैं, BURSAE, उसको हम लोग श्लेष्मल कला बोलते हैं। जैसे कि आप घृत कुमारी लेंगे, एलोवेरा लेंगे, उसके अंदर एक घट्ट भाग जो मज्जा रहती है, वैसे ही वो घना घना जो भाग है, वैसे कफ जैसा स्ट्रक्चर जो है श्लेष्मल कैटेगरी में आता है, उसको हम बोलते हैं श्लेष्मल कला। ये एक आधार देता है ना। अभी आप लोगों को मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। अभी मैं 1 मिनट के लिए अपने को हटाता हूँ और आप लोग देखिए, कला को बताने के लिए 1 मिनट मेरे को पीपीटी लाना पड़ेगा। पीपीटी से मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा जो आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ वो और अच्छे से समझ आएगा। आप लोगों को ये दिख रहा है, जब हम लोग डायसेक्शन करते हैं तो एक मेम्ब्रेन रहता है, इस साइड आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो मेम्ब्रेन वाला भाग है इसी को हम कला बोलते हैं। ये स्थूल रूप से दिखाई देता है हमें मेम्ब्रेन, ये मांस धरा कला है। और एक जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि यथा ही सारा काष्टेशु, आप लोग को कल मैंने बताया था ना, 1 मिनट रुकिए। सुश्रुत संहिता में क्या बताया है कि यथा ही सारा काष्टेशु छिद्ध मानेषु दृश्यते तथा ही धातुर्मांसेषु छिद्ध मानेषु दृश्यते। जिस प्रकार काष्ठ को छिलने पर सार भाग दिखाई देता है, हमने लकड़ी को बाहर से छिल दिया तो सार भाग दिखाई देता है, उस तरह से मांस को अगर हमने छिल दिया तो धातु दृष्टिगत होता है। तो मतलब यहाँ की कला की तुलना वृक्ष के ऊपरी काष्ठ से ली गई है और कला को आवरण के रूप में लिया गया है। कला रूपी आवरण को हटाने से धातुओं को देखा जा सकता है। जब आप जैसे कि ये भी करते हैं, हिस्टेक्टोमी भी करते हैं, या फिर आप लोग सीजरियन करते हैं, तो जब ऊपर से स्किन को लेके जाते हैं, स्किन कट करते हैं, इंसिजन लेते हैं, फिर अंदर अंदर जाते हैं तो अलग अलग मेम्ब्रेन आते हैं, मेम्ब्रेन को कट करते जाते हैं, तब हमें गर्भाशय मिलता है। उसी तरह से कलाएं भी रहती हैं।
तो ये कला कैसे उत्पन्न होती है? धातु और आशयों के मध्य स्थित क्लेद देह की ऊष्मा से परिपक्व होकर कला की उत्पत्ति करता है। ठीक है, फिर अभी हम लोग देखेंगे तो ये 3 टाइप का ये कला रहती है हमारे शरीर में। एक स्नायु रूप में रहती है, मतलब फाइब्रस कोटिंग रहता है। एक शीट जैसा रहता है जो जरायु बोलते हैं, जरायु जैसे झिल्ली रहती है। और एक श्लेष्मल रहता है। फिर इन्होंने क्या बताया है? तासाम प्रथमा मांसधराम यस्याम मासे स्रा स्नायु धमनी स्त्रोतसाम प्रताना भवति। मतलब पहले जो है वो मांसधारा कला है, जिस मांसधारा कला में मांस की सिरा स्नायु धमनी और स्त्रोतों की शाखाएं प्रशाखाएं होती हैं। यह जो है अगर हम लोग विस्तार से देखें, अभी मैं ये हटा देता हूं और मैं अपने आप को दिखाता हूं। अभी अगर हम लोग देखें तो ये कला जो है, स्त्रोतस जो है वो प्राण व स्त्रोतस, अन्न व स्त्रोतस, उदक व स्त्रोतस, इस तरह से बताया है। उसी तरह से 7 धातुओं की रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र की कला बताई है, सॉरी स्त्रोतस बताए, और 3 मल के भी स्त्रोतस बताए हैं। पर कला जो है वह दोषों की थोड़ी ही बताई है, धातुओं की भी बताई है और मल की भी कला बताई है। उसमें दोष में देखेंगे तो वायु की कोई कला नहीं है। कभी सुना है वायु धरा कला? ऐसा नहीं बताया। उसमें पित्त धरा कला बताया है ना। कफ धरा कला बताइए, श्लेष्मा की धरा कला बताइए। तो ये प्रश्न होता है कि वायु धरा कला क्यों नहीं बताइए, पित्त धरा कला क्यों बताइए, और श्लेष्म धरा कला क्यों बताइए? वायु को क्यों नहीं स्थान दिया गया? धातुओं में अगर हम लोग देखेंगे तो 4 धातुओं का ही कला का उल्लेख किया गया है। जैसे रक्त धरा कला बताइए, मांस धरा कला बताइए, मेदो धरा कला बताइए और शुक्र धरा कला बताइए। बाकी कलाओं का क्यों नहीं विचार किया गया? तो उसमें अस्थि धरा कला और मज्जा धरा कला का विचार किया गया है, लेकिन वो अलग तरह से विचार किया गया है। दूसरा, हम लोग मल के बारे में अगर देखते हैं तो उन्होंने पुरुष धरा कला तो बताया है, लेकिन मूत्र धरा कला नहीं बताया, स्वेद धरा कला नहीं बताया। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं बताया इन्होंने? क्यों? आचार्य लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो ये बताना भूल गए थे क्या कि मूत्र धरा कला भी होती है, स्वेद धरा कला भी होती है, वायु धरा कला भी होती है, या फिर रस धरा कला भी होती है? भूल तो नहीं गए। उनका बोलने का हर चीज जो बताते हैं वो परफेक्ट है, हमारे आप्त लोग हैं। उसमें उनको क्यों नहीं बताया, उसका उत्तर टीकाकार देते हैं। जो डलहनाचार्य जी हैं, जिन्होंने निबंध संग्रह टीका लिखी है, उन्होंने टीका में बताया है। मैं आप लोग को कल टीका दिखाऊंगा, उसमें ये सारा चीज लिखा है कि जिनको धारण करना है, मतलब जिसको हमें होल्ड करना है, धारण करना है, वो चीजें स्थिर होनी चाहिए, उसी की कला बनती है। कुछ समय के लिए जो चीजें स्थिर हो जाती हैं तो भी वो कला अपना काम करेंगी। अगर कोई चीजें स्थिर नहीं है शरीर में तो उसकी कला उसको धारण करके रख ही नहीं सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वायु जो है वो चंचल है, वायु हमेशा गति करता रहता है। स्थिर वाला चीज उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर वायु स्थिर रहेगा, उसको बांध के रखेंगे तो व्याधि करेगा, लेकिन वो स्थिर कभी नहीं रह सकता। उसके मॉलिक्यूल्स हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। तो इसीलिए वायु की कला हो ही नहीं सकती है। पित्त जो है वह शरीर में कुछ टाइम के लिए धारण होता है, मतलब वो रुकता है, ठहरता है। कफ भी शरीर में कुछ टाइम के लिए ठहरता है, इसलिए पित्त धरा कला और श्लेष्म धरा कला बताई गई है। जहां पे किसी को होल्ड करके रखना है, उसी के लिए प्रकृति ने कला बनाई है। ठीक है, धातुओं में देखा जाए तो रस धरा कला नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि जब हम अन्न खाते हैं तो उससे आहार रस बनता है, उसके बाद में रस धातु बनता है। तो पहले जो रस होता है वो आगे आगे धातुओं का प्रीणन कार्य करता है, पोषण कार्य करता है। और रस धातु का जो टाइम है वो शॉर्ट टाइम का होता है, शॉर्ट लाइफ वाला रहता है। वह जो भी कार्य करती है रस धातु, वो रक्त के साथ ही काम करती है। रस और रक्त टुगेदर ही सारे काम करते हैं। और रक्त हमारे शरीर में कुछ टाइम के लिए रुकता है। हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड है, ऐसा एलोपैथी साइंस भी मानता है। वो शरीर में धारण होता है, भले उसकी गति है लेकिन वह भी धारण किया जाता है, इसलिए रक्त धरा कला बनाई गई है। रक्त के बाद मांस का स्थान आता है, तो उसकी मांस भी शरीर में है, वो धारण किया हुआ है, इसलिए उसको जो धारण करने वाली कला है, कवरिंग, वो है। मेदोधरा कला भी है, स्थूल रूप में धातु है, वह भी धारण की हुई है। अस्थि धरा कला नहीं दी गई है, उसका आगे हम लोग देखेंगे तो पुरुष धरा कला में समावेश हो गया है। वैसे ही सेम है, एक जैसे ही है पुरुष धरा कला और अस्थि धरा कला, इसलिए उनको वहां पे ही बोल दिया गया। मज्जा धरा कला और पित्त धरा कला सेम है। अगर मेरा कोई डुप्लीकेट आएगा या फिर मेरे को कोई और नाम से डालेंगे,
बोलेंगे तो मैं तो वही रहूंगा। जल और पानी को बोलेंगे तो वो एक ही तत्व है। वैसे ही ये कला जो है, पित्त धरा कला और मज्जा धरा कला एक जैसी ही है, इसलिए उनको अलग से नहीं बोला गया है। पुरुष धरा कला और अस्थि धरा कला एक जैसी हैं, इसीलिए उसको अलग स्थान नहीं दिया गया, लेकिन उनका भी रोल है। एक ही चीज है लेकिन वो है। आगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में अगर हम लोग फिर से देखते हैं, रिवाइज करते हैं, तो दोषों की कौन सी कला है? तो पित्त धरा कला और श्लेष्म धरा कला। धातुओं की, 4 धातुओं की कला है। रक्त धरा कला, मांस धरा कला, मेदो धरा कला और शुक्र धरा कला। और मलों में पुरुष धरा कला, इनका ही स्थान है। अब यहाँ पे प्रश्न होता है कि मलों में स्वेद धरा कला क्यों नहीं बोला गया और मूत्र धरा कला क्यों नहीं बोला गया? उसका उत्तर आचार्य डलहनाचार्य जी अपनी टीका में करते हैं कि स्वेद तो हमेशा नहीं आता है। आप लोगों में से अभय सर, आपको 24 घंटे पसीना आता है क्या? अगर 24 घंटे पसीना है तो वो तो विकृति है। नॉर्मली किसी को भी पसीना नहीं आता, वो ओकेजनली आता है। स्वेद जो होता है वो अवष्टंब करता है। त्वचा के यहाँ त्वचा को रक्षा करने के लिए, मतलब त्वचा को सॉफ्ट रखने के लिए ही रहता है। तो यह भी अस्थाई है, पसीना कंटिन्यू नहीं आता है, इसलिए इसका कला नहीं है। मूत्र जो है हमेशा रहने वाला पदार्थ नहीं है, मूत्र निकल जाने वाला पदार्थ है, बॉडी से वो वेस्ट है। 2-3 घंटे में मूत्र आता है, निकल जाता है। इसलिए जो भी स्थिर नहीं है उसकी कला नहीं है। मूत्र की भी कला कहीं भी नहीं है, क्योंकि वो स्थिर धातु या मल भी नहीं है। पुरुष की कला क्यों होती है? प्राकृत रूप से, विकृत नहीं, प्राकृत रूप से देखें तो 24 घंटे में एक बार मल निकलता है। और ऐसा बोला गया है कि केले के आकार का मल आए और वह कहीं चिपके उपके नहीं और निकल जाए। मतलब पुरुष का 24 घंटे में एक बार ही विसर्जन होता है। तब तक वो पुरुष क्या करता है, मल में वो संचित होता है, आंतों में रहता है, वो धारण होता है। और पुरुष है तो राजयक्ष्मा में हमने जैसे बोला है कि पुरुष रहना चाहिए बॉडी में, जो हमें धारण करता है, मतलब ताकत देता है, वो धारण होता है। इसलिए मल धरा कला, पुरुष धरा कला ऐसा बोला गया है। तो ये ध्यान में रखें कि धारण के हिसाब से कलाओं को बताया गया है। एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि इन सब का एक दूसरे से संबंध रहता है। वाग्भट में क्या बताया गया है, एक सूत्र बहुत ही स्पेशली बताया गया है। तत्राश्रया आश्रयी अस्थिनी वायु पित्तम तु स्वेद रक्तयो श्लेष्मा तेनेषु तेनेषाम आशा आश्रयी मता। मतलब अस्थि और वायु, अस्थि धातु और वायु का आश्रय संबंध है। पित्त जो है वो स्वेद और रक्त में रहता है, रक्त और पित्त का आश्रय संबंध है। और इसी तरह से संबंध जो रहता है, तो अगर हम पित्त धरा कला देखें ध्यान से और रक्त धरा कला, उनका भी संबंध रहता है। उसके बाद में आते हैं पहला जो है मांस धरा कला। मांस धातु जो है वो स्थिर रहता है, स्थिर धातु जो रहता है वह मांस ही रहता है। इसलिए सबसे पहले इसका स्थान मांस धरा कला सबसे पहले दिया गया है। मांस में देखे जाए तो शिरा स्नायु जो है, उनके छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो फैले हुए रहते हैं, है ना। इसीलिए क्या बोला है मांसधरा कला के बारे में, तासाम प्रथमा मांसधराम यस्याम मासे शिरा स्नायु धमनी स्रोतसाम प्रताना भवती। ये प्रतान मतलब स्प्रेड हुआ, सब जगह से स्प्रेड हुआ। अब ये सुश्रुताचार्य जी क्यों बता रहे हैं मांसधरा कला पहले? उनका ये कहना है कि वो अपने शिष्यों को यह जानकारी देते हैं कि आप लोग जब भी शस्त्र क्रिया करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो आप लोग को ध्यान देना है कि उल्टा पुल्टा कट न जाए। मांस धरा कला के आश्रय में जो मांस धरा कला ऐसे फैली है, जो मैंने आप लोग को अभी पीपीटी में दिखाया, अभी आप लोग देखिए फिर से पीपीटी में देखिए, ये मांस धरा कला है। इसमें शिरा स्नायु धमनी और नर्व ये सब फैले हुए रहते हैं, स्प्रेड हुए रहते हैं। तो उपमान प्रमाण से इन्होंने क्या बताया इसी को कि यथा विष मृणालानि विवर्धनते समन्ततः। एक मिनट, आप लोग को दिख रहा है क्या? एक मिनट रुकिए, सॉरी सॉरी, मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट दिखा रहा था, शेयर। ये मांसधरा कला जो है ना, यहाँ पे क्या बोला है सुश्रुताचार्य जी ने, तासाम प्रथमाम मांसधरा यस्याम मासे शिरा स्नायु धमनी स्रोतसाम प्रताना भवती। वो प्रतानित है, स्प्रेड हुए हैं, शिरा स्नायु धमनी। शिराओं का अगर देखें तो वेन्यूल्स रहते हैं, धमनी का देखें तो आर्टेरियोल्स रहते हैं, कैपिलरीज रहती हैं, ब्लड वेसल्स रहते हैं छोटे छोटे, और नर्व्स के भी नर्व एंडिंग रहते हैं, वहां पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रहता है।
तो इसकी उपमा देते हुए क्या बताते हैं कि जिस प्रकार जल में कमल नाल के तंतु चारों ओर फैले रहते हैं, वैसे ही माछ धरा कला का आधार समझना चाहिए। मतलब कमल का जो कंद होता है, रूट होता है, उसके छोटे छोटे रूट्स के छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, और जो कीचड़ होता है उसमें वो फैल जाते हैं पूरा लोटस के प्लांट में, और वह कीचड़ से पोषकांश लेते हैं। वैसे ही सिराओं का जो पार्ट प्रतान है, वो छोटे छोटे मांस में ऐसे स्प्रेड हुआ रहता है, ये कला में स्प्रेड हुआ रहता है। ग्रेज एनाटॉमी भी अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें लिखा है कि हर मसल का, हर लिगामेंट का, हर टेंडन का ब्लड सप्लाई होता है, मसल्स का भी ब्लड सप्लाई होता है। सप्लाई करने के लिए प्रतान वहां पे सब जगह स्प्रेड हुए रहते हैं। तो वो तुलना से अगर हम लोग देखें तो हमें मांसधरा कला को अच्छे से स्पष्ट समझ आता है कि सुश्रुताचार्य जी ने सर्जरी करते टाइम या डाइसेक्शन करते टाइम एक एक कैपिलरीज, आर्टरीज, नर्व एंडिंग, इसको देखने के लिए बताया है। और मांस धरा कला मांस को आधार देती है, एक मांस को दूसरे मांस से सेपरेट करती है, नहीं तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स चिपक जाएंगे, नहीं तो डेल्टोइड और पेक्टोरिस मेजर चिपक जाएंगे, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है और दोनों को अपना अपना रास्ता देना चाहिए। अगर हम उसी को बांध के रखेंगे तो वो कभी स्वतंत्र नहीं काम कर पाएगा। इसलिए अलग अलग जगह देने के लिए इन्होंने ये धातुओं के आशय के बीच में आभ्यंतरिक मर्यादा रखी है, और वो कवरिंग रखा है, पतला झल्ली रखा है, उसको हम कला बोलते हैं। फिर उसके बाद में आता है रक्त धातु, रक्त धरा कला। रक्त धरा कला आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। इन्होंने क्या बोला है, द्वितीय रक्त धरा कला मासस्य अभ्यंतर तस्याम शोणितम विशेषतश्च सिरासु यकृत प्लीहोश्च भवति। मतलब दूसरी कला जो है वो रक्त धरा कला है, जो मांस के भीतर स्थित होती है, मांस के भीतर, पूरे मसल्स मांस धातु के भीतर होती है, और विशेष रूप से सिराओं में, यकृत में और प्लीहा में होती है। इतना इन्होंने अच्छा सा वर्णन किया गया है, मांस में भी रहती है। और उसका एग्जाम्पल क्या दिया है, वृक्षादथा अभिप्रहिहतात शीर्ण शीरम मा वहेत मांसदेव शता शिप्रम शोणितम संप्रसिच्यते। जैसे दूध वाले वृक्ष हैं, जैसे अर्क है, एरंड है, स्नूही है, उसको हम काटते हैं तो उसमें से शीर निकलता है, दूध निकलता है, रेजिन निकलता है। वैसे मांस के काटने पे रक्त निकलता है, मांस को काटेंगे तो उसमें से भी ब्लड निकलता है। इसका मतलब यह है कि वहां पे रक्त धरा कला मांस के अभ्यंतर में भी है। शोणित मतलब ये जो सिराएं हैं, आर्टरीज है, वेन्स हैं, यकृत है, प्लिया है, उसमें भी अंदर ही अंदर कला है। यकृत में अंदर कला है तो यकृत का कार्य अलग होता है, रक्त वाहिनियों का, रक्त का कार्य अलग होता है। आशय जो है, रक्ताशय मतलब यकृत और प्लीहा, उसका कार्य अलग हो और ब्लड का कार्य अलग हो। इसीलिए यहाँ पे कला रखे गए, मतलब धातु और आशय के बीच में कोई भी ये नहीं होना चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए अपना अपना काम करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे यकृत और प्लीहा में भी रक्त धरा कला है। आशय से जो रक्त को सेपरेट करता है वह स्वतंत्रता से घूमने के लिए उसको परमिशन देता है कि आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे रक्त धरा कला है। ध्यान में ये रखना है कि रक्त धरा कला जब मांस में है, मांस में है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ हो रही है, तो यकृत और प्लीहा से हो रही है। अब इसका अप्लाइड अप्रोच क्या है, अप्लाइड अप्रोच है रक्त धरा कला के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी व्याधियां, जैसे कामला जैसी व्याधि है, जॉन्डिस अगर हो जाता है तो उसके रुग्ण आते हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ हो रही है, कलाओं की शुरुआत कहाँ हो रही है, और उत्पत्ति रक्त धातु का कहाँ हो रहा है, तो यकृत और प्लीहा में हो रहा है, उसका मूल स्थान है। तो हमें चिकित्सा करना है तो कलाओं पे भी काम करना है हमें, इसीलिए हम लोग यकृत और प्लीहा, उस पे हम लोग काम करने के मेडिसिन देते हैं। यकृत, प्लीहा, सिरा, रक्त और पित्त, जो रक्त और पित्त, रक्त में जो मिला हुआ पित्त है उस पे हम लोग काम करते हैं। वह पित्त कितना है वो हम लोग देखते हैं। अगर पित्त रक्त में बहुत ज्यादा मिल जाता है तो पूरा शरीर कामला में, जॉन्डिस में पीला पीला दिखाई देता है, जिसको हम पीलिया रोग बोलते हैं। तो ऐसे देखना चाहिए कि वो कितना पित्त है, और वही ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जा रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो नख, नयन, वदन, मूत्र, पुरुष, वो सब भी पीले पीले हो जाते हैं। तो चिकित्सा जब हम लोग करते हैं तो हम लोग रक्त धरा कला पे चिकित्सा करें तो जितने भी विकृतियां हैं वह हम ठीक करने में आसानी हमें होती है। इसके बाद में आता है तृतीय मेदो धरा कला।
रिमूव अगर हम करते हैं, पेरिटोनियम को रिमूव करते हैं तो एक लेसर ओमेंटम सैक दिखता है, मेदोधरा कला विदाउट फैट। तो इसके बारे में क्या बताएं, मेदोधरा कला जो है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। ऐसा बताया है कि तृतीया मेदोधरा, मेदो ही सर्वभूतानाम भूतानाम उदरस मणमस्थु च महत्सु च मज्जा भवति अथत्तरेषु सर्वेषु सरक्त मेद उच्यते। मतलब तृतीय जो कला है वो मेदोधरा कला है। मेद सभी प्राणियों के उदर में और छोटी अस्थियों में रहता है, बड़ी अस्थियों में तो मज्जा रहती है। मैं फिर से बोलता हूं, सभी प्राणियों के उदर में मेद रहता है और छोटी अस्थियों में भी मेद रहता है और बड़ी अस्थियों में मज्जा रहती है। बोन मैरो जो है वो बड़ी अस्थियों में रहता है। विशेष रूप से बड़ी अस्थियों में के मध्य में जो मज्जा होती है और छोटी अस्थियों में मेद होता है। जो छोटे अस्थियों में मेद होता है इसको हम बोलते हैं सरक्त मेद, ऐसा वर्ड बोला गया है। शुद्ध मांस का जो स्नेह होता है वह वसा कहलाता है। यहाँ पे उदर स्थित मेदोधरा कला को ओमेंटम या अस्थि भेद से देखे तो बोन मैरो का ग्रहण किया जाता है। अब हम लोग आगे और देखते हैं तो बड़े जो उदर में अणु अस्थि में छोटे छोटी अस्थियों में सरक्त मेद है उसको हम लोग मेदोधरा कला बोलते हैं। बड़े बड़े बोन में जो अस्थि में जो रहता है वो मज्जा रहती है। तो मेदोधरा कला की जब दुष्टि होती है, मेदोधरा कला की दृष्टि होती है तो उससे रिलेटेड एक व्याधि है प्रमेह व्याधि। प्रमेह रोग में विकृतियां जब शुरू होती हैं तो मेद धातु से दृष्टि शुरू होती है। उन्होंने बताया कि मेदो धातु की शुरुआत जो होती है वो अणवस्थि से ही होती है, क्योंकि सरक्त मेद अपने छोटी छोटी अस्थियों में है। अस्थियों में अणवस्थि में रक्त और मेद मिक्स होते हैं, तभी वो सभी विकृतियां जो होती हैं उनका सहभाग होता है। अणवस्थि में विकृति देखना है तो हमें रक्तधरा कला और मेदोधरा कला ये दोनों को देखना चाहिए। और फिर और अगर हम लोग देखें मेद के बारे में तो ऐसा बोला है कि जठरा मेधा वृक्को पुष्यति। वृक्को जब हम बोलते हैं तो वहां पे मेद और जठर का जो मेद है, मतलब वृक्क का मेद, क्योंकि वृक्को मूलम, वृक्क जो है वो मेदोवस्त्रोदस का मूल स्थान है। तो वृक्क का मेद और जठर का मेद का संबंध रहता है। वृक्क की जितनी भी बीमारी है, मतलब किडनी रिलेटेड जितनी भी बीमारी है उसमें हमें जठर का सोचना चाहिए, क्योंकि जठर का मेद ही वृक्क के मेद को पोषण करता है। तो मेदोधरा कला है उसको अगर हम लोग देखते हैं तो जठर का मेद, मेदोधरा कला, वृक्क, उन सबको हमें देखना है। और तब हम पूर्व रूप जब देखते हैं प्रमेह का, क्योंकि वहां पे मेद धातु की विकृति है, तो दंतादिनाम मलाढ़्यत्वम प्रागरूपम पाणिपादेहो दाग चिकनता देहे तृण श्वासस्य जयते, ऐसे जो बोला है तो इसमें मेद की ही दृष्टि से शुरुआत होती है। प्रमेह व्याधि में पूर्व रूपावस्था में बताया कि दांतों में पूरा मल जमा होने लगता है और मल बहुत ज्यादा बनने लगता है, कान में नाक में सब जगह बनने लगता है और हाथ और पैरों में जलन होने लगती है, दाह चिकनता, ऐसे चिपचिपा चिपचिपा लगने लगता है। मतलब मेदोधरा की ही दुष्टि शुरुआत में होती है और धीरे धीरे वहां पे वो बढ़ता है तो उंगलियों में फोड़े फुंसिया वगैरह आते हैं। प्रमेह में फोड़े फुंसिया आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा डायबिटीज वाले लोगों के छोटे छोटे उंगलियों के वहां पे फोड़े फुंसिया आने लगते हैं। उसी तरह से इसका कितना ज्यादा सिग्निफिकेंस है वातरक्त में, उंगलियां जब टेढ़ी मेढ़ी होती है, वातरक्त में स्पेशली देखे जाए तो वातरक्त में ये कॉम्बिनेशन होता है, किसका होता है तो मेदोधरा कला और रक्तधरा कला का कॉम्बिनेशन होता है। तो वहां पे मेद धातु, रक्त, आम और विष का संबंध आता है वातरक्त जैसे संप्राप्ति में। उसी तरह से उरुस्तंभ नाम की व्याधि है, उसमें मेद का संबंध आता है। उरुस्तंभ व्याधि में अगर देखें तो शक्ति जो है हमारा थाई रीजन वहां पे स्तंभ होता है। वैद्य को लगता है कि वहां पे वायु है और वायु है कार्यकारी है, लेकिन मेद और कफ दोनों वहां पे रहता है। इसलिए मेदोधरा कला और श्लेष्म धरा कला आगे जो आएगा हम लोग और पढ़ेंगे तो हमें ये संबंध समझ आता है। उन कलाओं को ध्यान में रखते हुए मेदोधरा कला और श्लेष्म धरा कला, श्लेष्म धरा कला जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उनका हम और विस्तार से वर्णन करेंगे। तो उनको ध्यान में रखते हुए हमें उरुस्तंभ की चिकित्सा करनी पड़ती है। इसीलिए उरुस्तंभ की चिकित्सा में हमें श्लेष्म धरा कला और मेदोधरा कला को अच्छा करने के लिए, कलाओं को अच्छा करने के लिए नवायस चूर्ण, नवायस लौ जैसे तीक्ष्ण दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है मेदो धातु से उत्पन्न उरुस्तंभ में। अब यहाँ उरुस्तंभ के बारे में वर्णन किया गया कला से रिलेटेड। उसी तरह से बोन से रिलेटेड अगर हम लोग देखेंगे
तो ऐसा बोला है कि स्थूलान स्त्रीषु विशेषेण मज्जा अभ्यंतर आश्रिता अथ इतरेषु सर्वेषु सरक्ता मेद उच्यते। जो बड़े बड़े बोन होते हैं, बड़े बड़े बोन होते हैं, उसमें जो स्नेह होता है वह मज्जा होता है। छोटी छोटी अस्थियां होती है, बड़े में तो मज्जा है, छोटे छोटे में जो होता है वो सरक्त मेद होता है। इसका मतलब ये है कि, और बोन तो बहुत प्रकार के होते हैं, छोटे बोन भी होते हैं, बड़े बोन भी होते हैं, हर तरह के बोन होते हैं। तो इसमें रक्त धरा कला, मेदोधरा कला का यहाँ पे विचार करना है। दवाओं का इस्तेमाल भी करते टाइम हमें मेदोधरा कला, रक्त धरा कला का ध्यान में रखना पड़ता है। उसी तरह से एक वसा नाम का कॉन्सेप्ट भी हमारे आचार्यों ने बताया है। शुद्ध मांसस्य यह स्नेह सा वसा प्रकृतिता। मांस का जो स्नेह है वह शुद्ध मांस, जैसे कि आपने कोई गोश्त लाया, जैसे बकरा का गोश्त लाया, भेड़ का मांस लाया, और उसको अपने पानी में गर्म पानी में डाल के उबालने को रख दिया, तो स्नेह का जो भाग ऊपर आता है उसी को हम फैट्स बोलते हैं, वसा बोलते हैं। घृत तेल वसा मज्जा, वो वसा रहता है। और वसा की विकृति जब होती है तो उसमें हमें वसा की दृष्टि, मज्जा की दृष्टि, रक्त की दृष्टि, मेद की दृष्टि, वह सबको हमें संबंध लगा के चिकित्सा करना पड़ता है। कभी कभी इनका कॉम्बिनेशन समवाय में भी रहता है, और चिकित्सा भी हमें समवाय में या अलग अलग करना पड़ता है। उसके बाद में जब हम लोग ये देखते हैं मेदोधरा कला, तो इसको हम लोग ओमेंटम भी बोल सकते हैं। मेदोधरा कला, ओमेंटम मतलब फैट का एक स्किन लेयर होता है, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। It is the largest peritoneal fold in the abdomen which hangs over the transverse colon and coils of the small intestine like a fatty apron। जैसे हम लोग डॉक्टर का व्हाइट कोट पहनते हैं, एप्रन पहनते हैं, वैसे यहाँ पर सारे ऑर्गन्स को कवर करने के लिए पेरिटोनियम लेयर रहता है, उसके अंदर ओमेंटम रहता है ना, लेसर ओमेंटम, और ऊपर भी ओमेंटम का लेयर रहता है जो फैट्स रहता है। उसी तरह से शुश्रुत के अनुसार बड़ी अस्थियों में मज्जा और छोटी अस्थियों में सरक्त मेद होता है। बोन मैरो अगर देखें तो सॉफ्ट स्पॉन्ज लाइक मटेरियल कैविटीज ऑफ द बोन्स में रहता है, स्पॉन्ज टाइप रहता है। वो दो टाइप का रहता है, एक रहता है रेड बोन मैरो, यहाँ पे सरक्त मेद रहता है। जो नए, जो छोटी छोटी अस्थियां होती हैं वो रेड कलर का रहता है, और वो ब्लड सेल, प्रकर्सर सेल्स को बनाता है। और रेड बोन मैरो रहता है वो न्यूली फॉर्म्ड बोन में रहता है, हिमोपोएटिक सेल्स या परकर्सर सेल्स आगे का हिमोपोएटिक सिस्टम में आदित्य सर बताएंगे उनका काम रहता है। दूसरा येलो बोन मैरो रहता है जो बड़ी बड़ी अस्थियों में रहता है, जो जैसे फीमर हो गया, ह्यूमरस हो गया, बड़े बड़े बोन्स में रहता है। तो वो जो बोन मैरो रहता है उसको येलो टाइप का रहता है, उसमें एडिपोज टिश्यू वगैरह रहते हैं, ट्राइग्लिसराइड रहते हैं, और उसको हम लोग मज्जा बोलते हैं। इस पे आदित्य सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोन मैरो और सर आपको अपना साइंस के हिसाब से कुछ बोलना है तो बोल दीजिए सर। एक बार अनम्यूट करिए, म्यूट हो गया। डॉक्टर आदित्य सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर जो रेड बोन मैरो रहता है वो एक्टिवली मतलब पार्ट्स उसमें मतलब एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स रहते हैं, और जो येलो येलो बोन का पार्ट रहता है वो एक तरीके से वहां पे एज रिलेटेड, जैसे क्लेद चला जाए इस तरीके से वैसा हो जाता है। जी जो एज के साथ वहां पे फैट चला जाता है, जी इस तरीके से हो जाता जी। अब है, वो हम लोग, इनएक्टिव हो जाता है। हाँ बराबर। तो इनका कितना ज्यादा महत्व है अपने चिकित्सा में, हम लोग कलाओं पे देख के ध्यान दे के चिकित्सा करते हैं। अब आता है चतुर्थी, श्लेष्मधरा कला। श्लेष्मधरा कला करके मैं रुकूंगा क्योंकि बहुत सारा कला 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 कल हम लोग और पढ़ेंगे। मेदोधरा कला का ये देखिए, ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। मेदो धातु है स्नेह युक्त है, और फैट से ओलेगिनियस स्नेह युक्त। फंक्शन है मेद धातु ध्रुवत्व पुष्टि, और फैट है प्रोटेक्शन एनर्जी फॉर्मेशन। इन्वॉल्वमेंट इन स्थौल्य मेदो अग्नि विकृति अपाचित मेद, लिपिड मेटाबॉलिज्म डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मल मेटाबोलाइज्म जो है। ये सिंपल लैंग्वेज में बताया है, थोड़ा इंग्लिश की भाषा है। अब आता है श्लेष्मधरा कला। चतुर्थी श्लेष्मधरा सर्व संदिशु प्राणभृतां भवति, स्नेहाभ्यक्ते तथा यक्षे चक्रम साधु प्रवर्तते, संध्या साधु वर्तन्ते संश्लिष्ट श्लेष्मणा तथा। संधि मतलब ज्वाइंट्स, श्लेषक कफ मतलब सैनुअल फ्लूइड, संधि मतलब जंक्चर ऑफ टू डिफरेंट बॉडी टिश्यूज, न्यूरोमस्कुलर जॉइंट्स, कैपिलरी इंसर्शंस, मतलब जहां पर भी संधियां आ रही हैं। इन्होंने जब ये बोला है कि स्नेहा व्यक्ति यथा यक्षे चक्रम साधु प्रवर्तते संध्या साधु वर्तन संश्लेषा श्लेष्मणा तथा,
यह फोर्थ कला है। आचार्य सुश्रुत ने श्लेष्मधरा कला बोला है कि सारे जॉइंट्स में यह श्लेष्मधरा कला होती है। इसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, स्नेहा व्यक्ति यथा यक्षे चक्रम साधु प्रवर्तते संदेह साधु वर्तनते संश्लिष्टा श्लेष्मणा तथा। जैसे अक्ष होता है या कोई धुरी, या जैसे बैलगाड़ी जो रहती है उसका अंदर का जो धुरी होता है, तेल लगाने से पहिया अच्छी तरह से चलता है, वैसे श्लेष्मा से लिप्त संध्या भी अच्छी तरह से काम करती है। श्लेष्मधरा कला स्पष्ट रूप से स्टैनोवल मेम्ब्रेन की ओर संकेत करती है। इट लाइन्स द कैविटीज ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। The synovial membrane secretes synovial fluid that is viscous yellow, clear or pale yellow fluid. Its function are as follows: reduce friction by lubricating the joints, absorbing shocks. ऐसा बताया, शॉक को वो एब्जॉर्ब करता है। तो सर्वसंधिषु प्राण भृताम भवति। बड़े बड़े जॉइंट्स में जैसे एंकल जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, फिर वंक्शन का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, स्कंद का कुरपड़ संधि हो गया, शोल्डर के जॉइंट्स, अंश संधि हो गया, पृष्ठवंश के मतलब वर्टिब्रल कॉलम के जितने भी वर्टिब्रास के बीच में है, या फिर मन्या की संधि, सभी में ये जो रहती है कान की संधियां, वहां में यह अणवस्थी में जो पोषण के लिए सरक्त मेद रहता है, यही चीज आगे जाके संधियों में प्राणभृताम भवति श्लेष्मधरा कला। मतलब जैसे कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बोलते हैं कि घुटनों के पेशेंट आते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि क्षय हो गया है, अस्थियां पास पास आके टकरा रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, अस्थियों में क्षय हो गया है। लेकिन अस्थियों में क्षय नहीं होता है, अस्थियों के बीच में जो कैप्सूल रहता है, तो ये कैप्सूल जो है ये श्लेष्मधरा कला है। यह भी एक तरह की त्वचा है, स्नायु जनित है और स्ट्रांग है, उसमें वर्षा रहता है। जब उसका कफ कम हो जाता है तो मतलब श्लेष्मधरा कम हो जाती है तो दोनों अस्थियां घिसटरती रहती हैं, टकराती हैं, ये ध्यान में रखना है। तो श्लेष्मधरा कला को ठीक करेंगे तो चिकित्सा में आप लोगों ने भी देखा होगा कि 3 महीना 4 महीना मात्रा बस्ती देते हैं, जानू बस्ती करते हैं, कटी बस्ती करते हैं, तो हमें मतलब सर्जरी नहीं कराना पड़ता है, नी रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं कराना पड़ता है। यहाँ पे लिखा है श्लेष्मधरा कला सर्वसन्निषु प्राणभृताम भवति। अब प्राणभृता जो शब्द है इस पे केवल ध्यान दीजिए, प्राणभृताम। श्लेष्मा के बारे में बोला है कि प्राकृतो बल उच्यते विकृतो मल उच्यते। प्राकृत है वो बल है, मतलब संधियों में जो तनाव है, प्रेशर है, तो उसको मेंटेन रखना है प्रेशर को। जैसे हम खड़े होते हैं तो हमारा सारा भार किस में आता है, संधियों पे आता है, नी जॉइंट पे आता है, लोड बेयरिंग जैसा। तो अगर श्लेष्मा प्राकृत है तो बल देता है संधियों को, विकृत है तो वो मल रूप में रहता है। और सर्व संधिषु प्राण मृतम भवति, संधियों का प्राण कौन है, तो श्लेष्मधरा कला है। कफ है, कफ कभी क्या होता है, कफ विकृत हो गया तो पानी फॉर्म में हो जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि नी जॉइंट में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, तो उसको पानी निकालते हैं वो लोग, या नहीं तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो वहां पे जो एक एक करके जो शुरुआत होती है वो श्लेष्मधरा कला ही अगर खराब हो रहा है तो होने लगती है। श्लेष्मधरा कला के बारे में जो उपमा दिया गया है, जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, स्नेहाभ्यक्ते यथा यक्षे चक्रम साधु प्रवर्तते संध्या साधु वर्तनते संश्लिष्टा श्लेष्मणा तथा। मतलब जैसे अक्ष पर तेल लगाने से पहिया अच्छी तरह से चलता है। पहले के जमाने में बैलगाड़ी का जो चक्र होता था उसमें एक रीति था कि वहां पे हमेशा कोई ऑयल डाला जाता था। आजकल तो कार का हम लोग सर्विसिंग कर देते हैं तो हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को नहीं मिलता है कि कैसे ऑयलिंग सर्विसिंग हो रहा है। साइकिल में पहले ऑयलिंग करते थे, तो यही अपने संधियों में श्लेष्मा जो है वह श्लेष्मधरा कला के आश्रय से रहता है, तभी संधियां अच्छे से काम कर सकती हैं। अगर हम लोग ध्यान में दें तो अस्थियों के जो जो भी विकार हैं, जैसे पृष्ठवंश के जो मतलब लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, फिर वहां पे स्पर फॉर्मेशन है, जो भी हमारे हड्डियों के बीमार हैं उसमें बीमारियां हैं, उसमें फाइब्रस पार्ट, मेद का पार्ट, ब्लड, इलास्टिसिटी, इसके लिए जब हम दवाइयां देते हैं तो हमें श्लेष्मधरा कला पे भी दवाई देना पड़ता है। वहां पे मेद भी रहता है, उस पे भी दवाई देना पड़ता है। इस तरह से 4 कला मैंने बता दिया है। अब आप लोग का मैं सुनना चाहूंगा, और हमारे और कलाएं हैं 5वीं 6ठी और 7वीं, ये हम लोग कल करेंगे। अभी मैं आप लोग का सुनना चाहता हूँ। डॉक्टर कंचन मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? कंचन मैडम। प्रणाम सर। जी बोलिए मैम।
सर आपने बहुत ही अच्छा बताया, क्योंकि ये कला को मुझे सीक्वेंस में याद करना भी बहुत मतलब मैं याद तो करती थी पर मैं हमेशा भूल जाती थी। और आपने इतनी इजी लैंग्वेज में उसको सिखाया ना, कि जैसे आपने बोला कि दोष की 2 कलाएं, और जैसे कि हमारे धातु की 4 कलाएं, और जैसे मल का एक एक कला, मतलब इतना अच्छे से ना वो कि बिल्कुल फिक्स हो गया। अभी मुझे नींद में उठा के भी पूछोगे तो आप, मैं बता सकती हूँ। बहुत ही अच्छा सुंदर, मतलब हाँ, हम कभी भी सोचते नहीं थे सर। जैसे कि हम, आप जैसे बता रहे हो साइनोवियल मेम्ब्रेन के लिए, या पेरिटोनियम लेयर के लिए, ओमेंटम के लिए, मतलब हमने ऐसे कभी सोचा नहीं कि इसको आयुर्वेद के साथ कैसे जोड़े। बस ये मतलब ये बहुत ही अच्छा लेक्चर था सर, कि इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे जैसे आपने बोला कि उधर की जो भी ऑर्गन्स है, यहाँ पे हमने मेद का सोचना चाहिए। मतलब हम चिकित्सा करते समय यहाँ पे बहुत बार जैसे कि ऑर्गन कोई आ रहा है, तो जैसे आप पढ़ाते भी हो, मैंने आपसे ही सीखा है कि जैसे वृक्क है तो रक्त और मेद धातु से बना हुआ है, तो हम रक्तपाचक मेदोपाचक यहाँ पे यूज करते हैं। तो बहुत ही अच्छा सर, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया। मतलब कोई ऑर्गन को हमें ट्रीट करना है, जैसे लीवर को ट्रीट करना है तो कौन से धातु के लिए हमें सोचना है, स्प्लीन को ट्रीट करना है तो हमें कौन से धातु के लिए सोचना है। इतना इजी हो गया सर, अभी बहुत ही सुंदर लेक्चर था सर। जी सर, थैंक यू। कल मैं 3 और कलाओं के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब पित्त धरा कला, पुरुष धरा कला, और कौन सा है, पुरुष धरा कला, और क्या है, एक और है, पुरुष धरा शुक्र कला, पित्त धरा कला, पित्त धरा, शुक्रधरा कला, शुक्र शुक्रधरा। ये शुक्र सर। धरा कला। हाँ, देखिए आप लोग जागे हैं, सोए नहीं। थैंक यू। तो महेंद्र सर, वीना मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग का कोई चीज बताना है तो बताइए, आप लोग सब विद्वान लोग हैं। हाँ, बोले मैम। बिल्कुल। हाँ। हाँ, मुझे तो ये स्थिर धातु और अस्थिर धातु, ये कंसेप्ट थोड़ा मैंने नया हाँ हो गया आज। और नहीं, ये उसमें नया नहीं है, ये डल्हनाचार्य जी ने बोला है, ये हाँ, मैंने अपना कुछ नहीं और। हाँ, मुझे मालूम नहीं था स्थिर हाँ, धातु और अस्थिर धातु। और रस रक्तादि रक्त तो अस्थिर नहीं है, ये उन्होंने कला बोल दिया। तो स्थिर धातु में आपने आशय अलग बोल दिए सर, आशय। और और ऑर्गन्स अलग बोले, कोष्ठ अलग बोले। हाँ, जैसे हाँ, हृदय है, यकृत है, ये स्थिर धातु के रूप में है हमारे। अच्छा, स्थिर धातु और अस्थिर धातु। अस्थिर धातु जो टेम्पररी रहते हैं, शॉर्ट लाइफ रहता है। हाँ। और एक पॉइंट मुझे ऐसा पूछना था कि समझो प्रमेह में मेदो वह स्रोतस स्रोतस की दृष्टि होती है, ऐसे स्रोतसों की जब दृष्टि होती है तो क्या मेदोधरा कला भी दुष्ट हाँ, हो अब जाती? आप ना ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मिक्स करेंगे तो खिचड़ी बनेगा। आप हाँ, चरक के हिसाब से जाएंगे तो मेदोव स्त्रोतस, हाँ, उसका चिकित्सा करना है सारा। मेदोव स्त्रोतस, क्लेद और बद्ध बद्ध कफ, ये सब हमें देखना है। अगर आप हाँ, सुश्रुत के हिसाब से जाएंगी, जब आप सुश्रुत संहिता को लेंगे, उनकी चिकित्सा करेंगी, तो मेदोधरा कला से वो रास्ता मिलेगा और उस तरह से चिकित्सा करना है। अच्छा, हाँ, दोनों का थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग। ये कला और स्त्रोतस इस तरह से सोचते हैं, ये भी स्त्रोतस बोलते हैं, ऐसा नहीं है, सुश्रुत भी बोलते हैं स्त्रोतस। और वो जो बोलते हैं वो स्त्रोतस ही बोलते हैं, वो कला उला नहीं बोलते हैं। वो हाँ, पिच्छा अवयव बोलते हैं, लेकिन वो कला शब्द नहीं बोलते हैं, चरकाचार्य हाँ, जी। हाँ। जी। हाँ, महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? महेंद्र सर महेंद्र सर, सर इसमें आपने ये बहुत अच्छा बता दिया इसमें, लेकिन इसमें अपन जैसे अभी मैडम कह रही है उसके हिसाब से कि मृदुधरा कलाकार, उसमें तो जो अपना विकृत होता है वो मृदुधरा कला से, क्योंकि जो वृक्क बना हुआ है और मूत्रा से जो बना हुआ है वो उसी मृदुधरा कला का उसमें रोल है। तो इसलिए वही दूषित होती है, उसी का स्रोतस के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए अपन को उधर एडजस्ट कर, जैसे यकृत और प्लीहा की दिक्कत होगी तो अपन को रक्त धरा कला उसी रक्त से बना है वो। तो जो अपन के जो निर्माण कार्य शुरुआत में हुआ है उसके हिसाब से उसको उधर एडजस्ट अपन कर सकते हैं हाँ, तो इसको मैंने बताया ना सर कि जठर का मेद, जठर का मेद, जो हमारा ये वृक्क का मेद, इसका रिलेशन रहता है। इसलिए हम जब चिकित्सा करते हैं तो जठर का मेद भी मतलब हम लोग वहां पे दीपन पाचन वगैरह दवाइयां देते हैं, जठर का मेद को बैलेंस करते हैं, वो वृक्क के मेद को ठीक करता है, क्योंकि वृक्क मेदो व स्त्रोत का मूल स्थान है। दोनों का संबंध रहता है। इसको मैं हाँ और इलाबरेट करूंगा।
जी हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि उससे अपन उसके कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है कि मेद का जो मूल स्थान है वो वृक्क हुआ, और हाँ अपन को मेदों में कला का करना है, तो वो उधर उस पर अपन काम करेंगे तो वो हाँ हो जाएगा उसका। हाँ जैसे यकृत प्रिया पे काम करना है तो रक्त रक्त का जो रक्त पाचक वगैरह उनको देंगे तो वो उधर वो काम करेगा, वो क्यों रक्त का मूल स्थान यकृत प्रिया है। हाँ, सही बताया आपने। अभी तो मैंने केवल एनाटॉमिकली बताया, अभी इसी को हम चिकित्सा में अप्लाइड भी बात करेंगे। हाँ, वो आगे उसके हिसाब से उसको अपन अपन बुद्धि लगा के उसको उधर एडजस्ट करें, जैसे अपन करते हैं तो उसको वो अपन इसमें एडजस्ट कर सकते हैं इन सबको। जैसे बराबर। अस्थि धरा कला है तो अस्थि धरा कला का माना है तो उसमें कहाँ है उसका स्थान, तो बोन मैरो वगैरह उस तरह मान के उसका उसका ट्रीटमेंट अपन उसको कर सकते हैं उसमें। बराबर। हाँ सर। सर ये जैसे रक्त हाँ जो मांस जैसे यकृत प्लिया है, ये तो रक्त के आगे मांस बनता है, तो उससे बना है रक्त और मांस है। वो आप जो बोल रहे हैं वो पोषण के हिसाब से बता रहे हैं, यहाँ पे कला के अच्छा, हिसाब से बात हो रही है। तो वो आप सही बोल कला रहे हैं, के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहे हैं। रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनता है। वो कन्वर्जन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वो चरक का साइंस है, ये हमारा अलग साइंस है, कला। अच्छा सर, जैसे जो वक्र होता है वो मेद और मांस से बनता है। रक्त और मेद से, रक्त मेद प्रसाद जो, रक्त और मेद से बनता है, अच्छा। इसलिए हम लोग तो सर चिकित्सा अगर में रक्त जैसे पाचक। क्रोनिक लंबे समय की वक्र की जो परेशानी है, उसमें रक्त और मेद देना पड़ेगा, पाचक। सर मुझे कुछ पूछना है, पूछू क्या? हेलो, आवाज आ रही है सर की? मेद हाँ बोलो सर, मैम, पूछू? आवाज आ रही है आपकी? हाँ, मुझे ये पूछना था कि मसल्स का जैसे इंसर्शन और ओरिजिन रहता है, उस प्रकार कला का भी रहता है क्या? नहीं, कला का कहाँ ओरिजिन इंसर्शन रहता है? हाँ, कला नहीं। तो व्याप्त रहती है, कवर रहता है। एक आप हाँ थैला लेंगे, आप कुछ भाजी वगैरह लेने जाती है मार्केट में, तो हाँ। एक बैग लेके जाती है, कपड़े हम्म का या प्लास्टिक का। तो हम्म। उसका ओरिजिन और ये कहाँ रहता है? वो रहता है ना अंदर आशय में, आशय को वो धारण करके रखते हैं। उसमें और सबको बताया है उसकी मर्यादा। हाँ मर्यादा का अच्छा। मतलब यही है, वहां हाँ, वो सब जो मसल्स है सबका विभाजन करती है वो अलग अलग कला। आशय को अलग करने के लिए हाँ आशय नहीं, और आशय 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 को भी, और जो अपनी मसल्स है वो धातु। सब अलग अलग है। हाँ हाँ जैसे अपने जो हाथ की मसल्स है उसमें जो 4-5 तरह की मसल्स सबको अलग अलग विभाजन करती है वो। तो कला का काम यही है, वो मर्यादा में भी रहती है अपनी में। मतलब अच्छा। उसका जो अब फोर आर्म का काम अलग है और आर्म का काम अलग है, शोल्डर का काम अलग है, तो उसके हिसाब से उनको अलग अलग अपने हिसाब से उसकी मर्यादा में मिलती है, उसको काम को डिवाइडेड के हिसाब से। हाँ किसी को ज्यादा एक्शन करना है तो उसको हिसाब से एडजस्ट करते हैं, तो वो कला का काम है मैडम। और हाँ कला ये कि मतलब आप बहुत विशाल एक तरह से इसको आप दिमाग के हिसाब से चलना पड़ेगा। शॉर्ट में केवल एक लेयर का मान के मत चलो इसको, इसके आगे जो फंक्शन है, जो ऑर्गन बने हैं अपने, उनके में भी इनको इनको डाल के चलना पड़ेगा अपने को, जब जाके इसको अपन अभी रिलेशन बैठा जैसे पाएंगे। लीवर है, लीवर में रक्त वाहिनियां जो जाती है उनका काम अलग है, रक्त भी जाता है वहां पे, वो अपना काम करता है। और यकृत का हम्म, अपना कार्य भी होता है। तो वो यकृत अवयव को, आशय को इन धातु से अलग करती है, रक्त धातु से अलग करती है। वहां पर भी लेयर्स रहते हैं अंदर अंदर। मगर वहां पे रक्तवाहिनी भी होगी, नर्व भी वहां पे होंगी क्या कला में? नहीं, ऐसे मत बोलिए, वो मज्जाधरा कला है ना, नर्व, वो तो हाँ। अलग है। अच्छा। लीवर का अगर बोल रही हैं तो वो तो अलग चीज है ना, वो तो अलग है। हाँ, मांसधरा कला में नर्व एंडिंग रहता है, नर्व्स हाँ रहते हैं। हाँ तो नर्व अलग है, आर्टेरियोल्स अलग है, वेन्यूल्स अलग है। उस हाँ। को जो फैली हुई है। लेकिन उन पे कला अलग है सर, वो जो नर्व आर्टरी और वेन है उनमें कला अलग है, वो उस कला के अंदर है। हाँ, लेकिन उनका उनकी जो कला है वो अलग है। उन पे अलग। अपन जब उन पे काम करेंगे, जब उसमें जैसे मांस जरा काम कला अलग है, जो रक्त रक्त से बनती है वो स्नायु और ये जो वेन वगैरह और आर्टरी वगैरह, तो उस पे हाँ काम करने पर वो रक्त जरा कला में आएंगी उधर। वो हाँ बजाय मांस जरा कला के वो रक्त जरा कला में आएंगी। उस हाँ पर अपन को काम करना पड़ेगा यदि उसमें कोई दिक्कत है तो। हाँ। वीना मैम, दिमाग की बत्ती जल गई ना सोचने के लिए, कुछ कुछ और। सर सर ये पैंक्रियास, यूट्रस, ये सब किस तरीके से बनते हैं? थायराइड, थाइमस, हाँ, ये इस पे सब अगर भी, कुछ ये टिप्पणी। सब भी बताया है, ये सब भी हम अरे चर्चा यार, करें।
सर एक बार आप जो चरक के वो सुश्रुत की वो है जो अंग अंग विभाजन का वो चैप्टर पढ़ लो एक बार, आपको डिटेल मिल जाएगा सारा उसमें, फिर आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं, पढ़ने से नहीं होगा, इसको हम फिर से लेक्चर में बात करेंगे। नहीं सर, एक बार पढ़ लेंगे फिर थोड़ी नॉलेज हो जाती है बेसिक, फिर दिक्कत नहीं आती इतनी। हाँ जी सर, लेकिन आदित्य सर को नहीं समझ आएगा ना, वो वर्ड नहीं समझ आएंगे, टर्मिनोलॉजी नहीं समझ आएगा। वो हमसे भी ज्यादा शब्द आयुर्वेद के टर्म्स यूज करते हैं सर। वो करते हैं, सुश्रुत का लेकिन अगर हम बोलेंगे हाँ शोणित फेन प्रभजो फुफ्फुसा, सर आप इसका हाँ अर्थ बताइए। शोणित फेन कौन तो इसका मतलब क्या है? शोणित फेन प्रभवा फुफ्फुसा। वो फुफ्फुस बता यानी देंगे। फेफड़ा, वो उसमें हाँ शोणित फेन, गंदा फेन जा रहा है शायद, हाँ, पता नहीं। अपन शोणित जैसे सर फेन। थोड़ा सा जैसे दिमाग पर काम करते हैं अपन मस्तिष्क पे, और मस्तिष्क शोणित अपन जो मध्यधरा काला मानी है वो उसमें मेद मेद में मानी है, तो उसके हिसाब से उसका आगे काम वहां वहां पहुंच गया कि वहां भी उसका स्थान है। तो इसमें आप अपन अलग बोल रहे हैं। चलेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, यदि अपन इसको शॉर्ट लेके चलेंगे, क्यों जो ये अपने जो आचार्य हैं ये इनका बहुत विराट दिमाग से काम किया है इन्होंने इस चीज को। हाँ, बीना मैम क्या बोल रही हैं आप? नहीं महेंद्र जी अलग बोल रहे हैं, आपने अलग पूछ हाँ, दिया मैं आदित्य फुफ्फुसा सर वो का। मैं बता रहा था डेफिनेशन, तो आदित्य हाँ सर को थोड़ा समझा, शुद्ध संस्कृत में ये चीजें और ज्यादा डीप में समझना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कभी लेकिन कुछ तो सोचने कभी को मिला सुश्रुत ना। का आगे का अध्याय लिया ना, सुश्रुत का आगे का अध्याय, हाँ तो हाँ उसमें पूरा ये ऑर्गन्स आएंगे वहां में। हाँ, चलिए हम लोग करेंगे। अब कल करते हैं, 3 कलाओं के बारे में कल बात करते हैं। हाँ आप लोगों को आप आज का लेक्चर कुछ काम का लगा? मैंने बहुत मज्जा जी मज्जा सर आई जी। सर, बहुत बहुत सर अच्छा ये लगा। कला का लेसन जब आप विभाजन करोगे अंगों का जब ही पूरा कंप्लीट होगा, यदि हाँ आपने कला का छोड़ दिया तो उधर उसका नहीं बताया तो ये अधूरा ही रह जाएगा इन लोगों के हाँ दिमाग में पक्के में, तो हाँ उसको साथ में आपको लेना पड़ेगा वो। हाँ, लेंगे जी। सर आपके हेलो। गणपति का विसर्जन हुआ? नहीं, अभी क्या है ना, मेरे माता पिता का देहांत हुआ था ना, तो अभी हम इस हम्म। साल नहीं रखे गणपति या कोई पूजा या कोई शुभ काम नहीं कर रहे अभी। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, मैं अभी सेशन में ओके। करता हूँ, अब हम 9 बजे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और ये वाला चीज हम कल पढ़ेंगे। और ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं।